हाँ जी, जय हिंद, राम राम। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, इस रेलवे की सीरीज का नाम है रेलवे रतन सीरीज। जी हाँ, इसमें हमारा जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और आज हम बहुत सारे प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो फटाफट से आ जाइए और जिसको बताना है बता दीजिए, क्योंकि मैंने जैसा कहा था आपसे कि शाम का 7 से 8 बजे का समय मैंने बुक कर लिया है। तो इस समय पर आप किसी और को टाइम नहीं दे सकते हैं, इसीलिए जल्दी से आ जाइए सारे काम धंधे छोड़ करके। कल कुछ बच्चे बहुत लेट आए थे, तो ऐसा ना करें भाई, समय पर पहुंचे, क्योंकि लेट आने वालों के लिए फिर जगह नहीं है, वो कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं। तो इसी वजह से जल्दी से आ जाइए। हाँ, बलराम, तेजपाल, संतु, नीतीश, हेमू, ललित यादव, साहू, आकाश, क्यूट, फौजी, सौरभ सिंह, खुशी, राहुल, श्रीराम, ज्ञान, सत्येंद्र, यूपीएससी, मुकेश, म्यूजिक, मनीष, दीपक। चलिए भैया, सबका स्वागत है, दिल खोल करके स्वागत है आप सभी घर का, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का। इस सीरीज को शुरू करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज और बताता हूँ। कल की क्लास में मैंने दो चार बच्चों के कमेंट्स देखे थे। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जाम का नाम होता है, जैसे आरआरबी का है। अब मैंने यहाँ पर एनटीपीसी का हो गया, या फिर जैसे आरआरबी जेई की हम बात कर रहे थे। तो भाई, कई बार ऐसा होता है कि जो क्लासेस बनाई जाती है ना, जो ये क्या हो गया, हाँ, जो ये क्लासेस बनाई जाती हैं मेरे भाई, तो हो सकता है कि अब एक टाइपिस्ट कई सारी क्लासेस बनाता है, तो हो सकता है कई बार छोटी मोटी गलती हो जाए। जैसे मान लीजिए मैंने 2022 के क्वेश्चंस दिए, अब गलती से उसने एक क्वेश्चन में 2021 लिख दिया, तो जितने भी जहां तक है, जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन 2022 के थे, उसने पहले क्वेश्चन में 2021 लिख दिया। तो कभी कभी हो सकता है कि जल्दबाजी में ये वाली एरर सारे क्वेश्चंस में हो जाए। तो कल जो आप कमेंट कर रहे थे, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पर जो भी कंटेंट दिया जाएगा वो आपके एग्जाम से रिलेवेंट होगा। अगर इसमें कोई छोटी मोटी, मान लीजिए 17 की जगह 18 तारीख पड़ गई, या मान लीजिए 2022 की जगह 24 हो गया, उस चीज की गलती हो सकती है। मैं मानता हूं कि इंसान ही है, हमसे भी हो सकती है गलती, मेरे से भी हो सकती है, मेरी टीम से या टाइपिस्ट से हो सकती है। तो उस पर ना जा करके आप इस चीज पर जाइए कि जो ये क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है, और पूछा गया है तो उसको कैसे करके सॉल्व करना है, और ऐसे आने वाले संभावित प्रश्नों को हमें कैसे टैकल करना है। ये छोटी सी बात थी जो आपसे करनी थी। सीधा आ जाइए जरा फटाफट से। पहला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। द हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ बहुत बार पूछा जाता है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मेरे भाई, आप सभी को पता है कि जिस समय पर 1929 की अगर मैं बात बताऊं, देखो, भारत की अगर बात की जाए, ये तो बहुत सारी बातें एक तो मुझे बतानी होती हैं आपको, और बहुत सारी बातें बतानी होती हैं, तो अब हम यहाँ पर बताएंगे। देखो, अगर हम बात करें इस भारत की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम है आईएनसी, जिसकी स्थापना हुई थी 1885 में। मेरे प्यारे साथियों, भारत की सबसे बड़ी पार्टी है आईएनसी, और आईएनसी की स्थापना हुई थी 1885 में। और 1885 से काम करते 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 ये कंपनी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, चलता आ रहा है। मैं बात करूंगा 1929 की। 1929, 1885 से लेकर के 1929 तक लगभग लगभग 44 साल हो चुके हैं। तो 44 सालों तक ये ऑर्गेनाइजेशन फैलता गया, बड़ा होता गया, और 1929 में हर साल जैसे इसका सेशन होता है, हर साल आईएनसी की मीटिंग होती है, वैसे ही 29 में आईएनसी का जो सेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है आपका लाहौर में। कि सर, लाहौर में हरिजन सेवक संघ का इससे क्या कनेक्शन है? सुनो तो सही। और जब आईएनसी का सेशन लाहौर में होता है, तो हर सेशन का अपना अध्यक्ष होता था। तो आईएनसी के लाहौर सेशन का भी अपना अध्यक्ष होगा। हर साल आईएनसी की मीटिंग होती है, तो इस साल भी हुई है, इस साल भी अध्यक्ष है। इस साल अध्यक्ष कौन है? इस साल अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू। लेकिन 1929 वाला ये जो सेशन है, ये इतना ज्यादा फेमस क्यों है, ये इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है? ये इतना ज्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इस सेशन में यह कहा गया था कि आईएनसी का अल्टीमेट एम अब पूर्ण स्वराज होगा। आईएनसी का अल्टीमेट एम अब, मेरे प्यारे साथियों, पूर्ण स्वराज होगा। और जब आईएनसी का अल्टीमेट एम ही पूर्ण स्वराज होगा, तो पूर्ण स्वराज के लिए काम करना पड़ेगा। और पूर्ण स्वराज के लिए जो काम किया जाएगा, उसकी कमान गांधी जी के हाथों में दी गई थी कि जितने भी नेशनल मूवमेंट्स चलाए जाएंगे, जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन चलाए जाएंगे,
जो नेशनल मूवमेंट्स चलाए जाएंगे उनको कौन चलाएगा? उनको चलाएंगे महात्मा गांधी जी। तो आईएनसी के राष्ट्रीय मूवमेंट्स की जो कमान थी वो महात्मा गांधी जी के हाथ में दे दी गई थी, और इसी कमान को संभालते हुए गांधी जी ने फिर आंदोलन चलाया था। और गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया था, उस गांधी जी के आंदोलन का नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम जिसे कहा जाता है, जो कि 1930 में चलाया गया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, जिसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, या फिर जिसको डांडी मार्च भी कहा जाता है। तो नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है और जिसको डांडी मार्च भी कहा जाता है। जिस समय पर 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह, डांडी मार्च या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था, तो भरपूर लेवल पर भारत में इन लोगों ने सपोर्ट किया था, भारत के लोगों ने गांधी जी का सपोर्ट किया था, आईएनसी का सपोर्ट किया था, और ब्रिटिशर्स ने लगभग 90,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया था। ब्रिटिशर्स ने लगभग आईएनसी के 90,000 लोगों को जेल में डाल दिया था। और जब आईएनसी के सर सेट नंबर 1 का 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मेरे भाई, ना मेरे पास अभी सेट नंबर 1 है और ना मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। तो अब मेरे भाई, अब मुझे बता, मैं पहले सेट नंबर 1 में जाऊं, 8 में जाऊं, वहां जाकर के आंसर बताऊं, या फिर इस सेट को करवा दूं? अगर कुछ ऐसा होता है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट में छोड़ दिया करो, क्लास के बाद छोड़ दिया करो, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अब मैं कैसे बताऊं तुझे यहाँ पर आंसर? थोड़ा तो यार, थोड़ा लॉजिक। तो 90,000 लोगों को जेल हुई थी। और जब 90,000 लोगों को जेल हुई थी तो ब्रिटिशर्स को भी दिख गया था कि यहाँ पर फिर मामला सही होने वाला है नहीं। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की थी ब्रिटेन में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहली वाली में जा नहीं पाए थे आईएनसी, यहाँ पर जो है जेल में थी। दूसरी वाली में आईएनसी गई थी, गांधी इम्पैक्ट हुआ था, जहां पर जो है गांधी इम्पैक्ट के बाद में सरदार भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी 23 मार्च को। लेकिन जब गांधी जी दोबारा वापस आए थे तो दोबारा से गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था। मेरे प्यारे बच्चों, जब दोबारा से गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था, इसी समय की मैं बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ तक की कहानी को इसलिए बता करके लेकर के आया क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये सब भी याद रहेगा। जिस समय पर गांधी जी पुणे की यरबड़ा जेल में थे, यहीं पर गांधी जी ने बनाया था, यहीं पर गांधी जी ने बनाया था हरिजन हरिजन सेवक संघ। यहीं पर गांधी जी ने बनाया था हरिजन सेवक संघ। मेरे भाई, मैं आपको बताता हूं कि जब गांधी जी गए थे, या आईएनसी गई थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उसका तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के लिए भेजा था कम्युनल अवार्ड। क्या भेजा था? कम्युनल अवार्ड। ये कम्युनल अवार्ड क्या था? मेरे भाई, जो ये कम्युनल अवार्ड था जिसे 1932 में ब्रिटिशर्स ने भारत में भेजा था, इसके तहत जो लोअर कास्ट कह देती, या बैकवर्ड क्लासेस जो थी, उन बैकवर्ड क्लासेस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा रहा था। इस चीज के विरोध में थे गांधी जी ने, और गांधी जी ने यहीं पर बनाया था हरिजन सेवक संघ। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो सीधा सीधा सा आंसर क्या लिखेंगे? महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की गई है। और किसके द्वारा की गई है? तो महात्मा गांधी जी वो व्यक्ति हैं जिसके द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की गई है। अगर हम महात्मा गांधी जी की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, महात्मा गांधी जी की एक बहुत ही फेमस सी किताब है, लिखेंगे जरा, हिंद स्वराज। ये जो हिंद स्वराज किताब है, ये किसकी किताब है? मेरे भाई, ये जो हिंद स्वराज किताब है, ये महात्मा गांधी जी की किताब है। महात्मा गांधी जी का भारत में जो आश्रम था, उसका नाम क्या था? साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी जी का जो भारत में आश्रम था, उसका नाम था साबरमती आश्रम। और भैया, जो साउथ अफ्रीका में आश्रम था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम, ये दोनों बातें भी लिख लेंगे कि महात्मा गांधी जी का जो साउथ अफ्रीका में आश्रम था, उस आश्रम का नाम था फिनिक्स आश्रम, और जो भारत में आश्रम था उसका नाम था साबरमती आश्रम। ठीक है ना? क्लियर है? आ जाओ फटाफट से, मजा आ रहा है क्वेश्चंस को करने में। देखो, और ये किस में पूछा हुआ है? 2022 का ही है, ठीक है ना? मैं यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस करवाऊंगा वो ऐसे करवाऊंगा, मैंने 2016 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चंस करवाने हैं आपको। तो कल मैंने 2016 के ज्यादातर क्वेश्चंस उठाए थे, आज मैंने 2022 के क्वेश्चंस उठाए। मैं यहाँ पर कभी भी किसी भी ईयर के क्वेश्चन उठा करके आपको करवाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन करने में आपको मजा आएगा, और जो चीजें आप पढ़ लोगे, दोबारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसको आप कर पाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि इन विच ईयर वाज द आजाद हिंद रेडियो सर्विस? मेरे भाई, आजाद हिंद रेडियो सर्विस की शुरुआत की गई थी एज अ पार्ट ऑफ जर्मनी रेडियो सर्विस। जर्मनी रेडियो सर्विस। देखो, आजाद हिंद रेडियो सर्विस की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर जो है, एक्चुअली जर्मनी में
जर्मनी में क्या, बर्लिन में कर लो, बर्लिन, बर्लिन भी तो जर्मनी में पड़ता है। बर्लिन में, बर्लिन में आफ्टर सेटिंग, आफ्टर सेटिंग, सेट करने के बाद, बर्लिन में आफ्टर सेटिंग फ्री इंडिया सेंटर्स, फ्री इंडिया सेंटर्स, सबसे पहले क्या किया गया, बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर्स सेट किए गए। तो आफ्टर सेटिंग फ्री इंडिया सेंटर्स इन बर्लिन जर्मनी, यहाँ पर जो थे, बताओ जरा कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे या कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे या कोई और था, जल्दी से बताओ। उन्होंने आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत करी, आजाद हिंद रेडियो की, जर्मनी की जो रेडियो सर्विस थी उसी के माध्यम से आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत करी, जर्मनी की जो रेडियो सर्विस थी उसी के माध्यम से आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत करी। 7 जनवरी, ये कौन सा कलर आ गया, 7 जनवरी 1942 को, तो 7 जनवरी 1942 को जर्मनी की जो रेडियो सर्विस थी वहीं से आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की गई थी। तो जब 7 जनवरी 1942 को की गई थी, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या जाएगा, 1942 जाएगा, आजाद हिंद रेडियो ए। सर आपका जीएस बैच है। भाई देखो, अगर तुम सिर्फ रेलवे की तैयारी कर रहे हो अभी, तो मैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाला हूँ, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पढ़ते रहो, बाकी मेरे अलग अलग बैचेस आई रखे हैं, तो आप वहां से ले सकते हो, ठीक है। हाँ, और सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को राष्ट्रपिता बोला था, और गांधी जी ने सुभाष चंद्र को क्या बोला था, सुभाष चंद्र बोस को क्या बोला था, बताओ जरा, देशभक्तों का देशभक्त, क्या कहा था, देशभक्तों का देशभक्त। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले वाले की। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द पंचायत, भैया पंचायत से रिलेटेड कौन सा पार्ट है, देखिए हमारा जो संविधान है उसका पार्ट नंबर 4 है जिसको डीपीएसपी कहा जाता है। हमारा जो संविधान है उसका एक पार्ट है, पार्ट नंबर 4, जिसको डीपीएसपी कहा जाता है। डीपीएसपी क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये भारत में सभी राज्यों से कहते हैं, ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो सभी राज्यों के लिए इशू की गई हैं। डीपीएसपी क्या है, पार्ट नंबर 4 डीपीएसपी से रिलेटेड है, और डीपीएसपी कुछ गाइडलाइंस हैं जो सभी राज्यों के लिए इशू की गई हैं कि हे राज्यों, अगर तुम इन गाइडलाइंस को मानोगे तो तुम एक अच्छे राज्य बन जाओगे, तो तुम एक वेलफेयर स्टेट बन जाओगे, फिर तुम एक कल्याणकारी राज्य बन जाओगे। कहते हैं ना, यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो अगर गुड स्टूडेंट्स के हैबिट्स आपके अंदर हैं तो आप गुड स्टूडेंट हो। वैसे ही अगर एक अच्छा राज्य बनना है तो आपको इन डीपीएसपी को लागू करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो डीपीएसपी हैं ये आपको देखने को मिलेंगे आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक। तो ये डीपीएसपी 36 से 51 तक है। इन्हीं में से एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 40, जो ये कहता है कि हमें पंचायती राज लागू करना चाहिए। मेरे भाई, ये कहता है पंचायती राज लागू करना चाहिए, लेकिन समस्या इस बात की है कि ये सिर्फ प्रिंसिपल्स हैं, ये सिर्फ बताते हैं कि ऐसा करोगे तो अच्छे बन जाओगे, रोज नहाओगे तो तुम में से खुशबू आएगी। लेकिन नहाओगे या नहीं नहाओगे ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, कोई जबरदस्ती तो बाहर का आके आपको नहीं नहलाएगा। सेम वैसे ही ये राज्य मानेंगे या नहीं मानेंगे ये राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है, जबरदस्ती इन राज्यों से डीपीएसपी को लागू नहीं करवाया जा सकता। हंस डीपीएसपी आर नॉन जस्टिफिएबल, डीपीएसपी को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, डीपीएसपी आर नॉन जस्टिफिएबल। तो मेरे भाई, मेरे साथियों, पंचायती राज को कोई राज्य लागू करता था और कोई राज्य लागू नहीं करता था। पंचायती राज को अभी, क्योंकि डीपीएसपी में तो कोई करे तो भी अच्छा, ना करे तो भी अच्छा, कोर्ट में तो चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर क्या हुआ, इस पंचायती राज को परमानेंट सभी राज्यों से लागू करवाने के लिए एक नई जगह जोड़ना पड़ा, और इसको कहां पर जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया भारतीय संविधान के, इसको जोड़ा गया भारतीय संविधान के शेड्यूल नंबर, शेड्यूल नंबर 11 में, इसको जोड़ा गया भारतीय संविधान के शेड्यूल नंबर 11 में। शेड्यूल 11 में ये कहा गया, शेड्यूल 11 में ये कहा गया पंचायती राज को लागू किया जाना चाहिए, और शेड्यूल 11 को लागू करने के लिए हमने अमेंडमेंट एक्ट किया। इसके लिए जो अमेंडमेंट एक्ट किया वो था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो ये तो किया गया, लेकिन ये लागू कब हुआ मेरे भाई, जो पंचायती राज है ये लागू हुआ था 24 अप्रैल, 24 अप्रैल 1993। तो जब आपसे पूछे लागू कब हुआ था तो 24 अप्रैल 1993 को हुआ था, लेकिन इसको जोड़ा कब गया था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 को जोड़ा गया था, 93 में लागू हुआ था।
अगर आपसे पूछे कि इसमें जो आर्टिकल है वो कहां से कहां तक है, आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक है। कहां तक है? आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक जो आर्टिकल्स हैं वो पंचायती राज से रिलेटेड है। तो ये कौन से पार्ट में आता है मेरे भाई? ये आता है पार्ट नंबर 9 में। कौन से पार्ट में आता है? पार्ट नंबर 9 में। लिख लो फटाफट से। देखो, करने को हम राइट डायरेक्टली आंसर पार्ट 9 कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें वो मजा नहीं है, क्योंकि जब इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आएगा, जब आप उसका आंसर दोगे, तब मुझे असली में जाकर के खुशी होगी, क्योंकि इसका आंसर तो मिल ही जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आएगा ना, जो अभी मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर का, जब उसका आंसर आप दोगे तो मजा आएगा उस चीज में। और मैं कहता हूं मेरे साथ 10 मॉक टेस्ट, आज तीसरा मॉक टेस्ट है, मेरे साथ 10 मॉक टेस्ट लगा लीजिए। 10 प्रैक्टिस सेट मेरे साथ आप लगा लीजिए। 10 प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद में जब हम 11वां प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं उन 10 में जो पढ़ा होगा, क्योंकि हमारा टारगेट है डेली का, अभी तक हम 20 क्वेश्चन कर रहे थे, आज से हमारा टारगेट है 25 क्वेश्चन करने का, और 25 के हिसाब से 10 के होते हैं 250 क्वेश्चन। कितने होते हैं? 250। लेकिन आपको पता है, जब भी मैं कराता हूं तो यहाँ पर एक नहीं, कम से कम चार चार पांच पांच छह छह चीजें बताता हूँ। 250 का मतलब मैं चार भी मान करके चलूं ना, चार भी मान करके चलूं तो ये 1000 क्वेश्चन के इस बराबर हो जाएगा। और जिस समय पर मेरे प्यारे बच्चों आपने 1000 फैक्ट्स पढ़ लिए, 1000 क्वेश्चंस पढ़ लिए, कुछ आपको आते थे, 500 आपको जीके का, ज्यादा नहीं, मैं 500 मान के चलता हूं, तो जिस समय पर 1500 क्वेश्चंस आपको आते हैं जीके के, तो उसके बाद जब प्रैक्टिस सेट नंबर 11 आएगा, तो उसमें एक अलग ही अनुभव होगा आपको, अलग ही मजा आने वाला है आपको। तो पहले मेरे साथ 10, लेकिन ये 10 मॉक टेस्ट कब है? मैंने यहां पर कह तो दिया 1000, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि सिर्फ एक बार पढ़ने मात्र से हर चीज आपको याद नहीं होगी, इसके लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स डालने होंगे। कल की क्लास में आज की क्लास का रिवीजन करके आपको आना होगा। तो जब आप कल वाली क्लास में आएंगे, तो ये वादा करो कि आज वाली क्लास का रिवीजन करके आओगे। शुरू से हैं आप, आपका भी स्वागत है, आ जाओ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये क्लास अटेंड करें तो ये काफी होगा मेरे भाई, बिल्कुल होगा। इसी में से मैं हर एक टॉपिक को इसमें जो है डील आउट करने वाला हूँ, हर एक टॉपिक को मैं इसमें ले लूंगा, टेंशन। जीके का समस्या ही खत्म हो गई, पार्ट फेस्टिवल सब आ जाएंगे इसमें। सोगास्तु इज द न्यू ईयर फेस्टिवल। सोगास्तु की अगर मैं बात करूं, तो सोगास्तु एक न्यू ईयर फेस्टिवल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। किस देश का न्यू ईयर फेस्टिवल हो जाता है सोगास्तु? देखिए भैया, अगर मैं यहां पर बात करूं, ये है हमारी छोटी सी दुनिया। इस दुनिया की बात करूं जो बड़ी ही जालिम है, क्या कहा? जो बड़ी ही जालिम है। तो यहां पर एक देश पड़ता है, इस देश का नाम है मेरे प्यारे बच्चों जापान। क्या है इस देश का नाम? इस देश का नाम है जापान। अगर मैं जापान की बात करूं तो ये ईस्टर्न साइड में पड़ता है, और आपको पता है पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ऐसे ही तो घूम रही है पृथ्वी, और जब ऐसे घूम रही है तो ईस्टर्न साइड में है, तो यहीं पर सूरज पहले निकलेगा। इसी वजह से जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, यानी कि उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी कि उगते सूरज की भूमि, सूरज की भूमि कहा जाता है। लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी कि उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, तो इसी जापान की मैं बात करूंगा। इसी जापान में 4 मेन आइलैंड्स पड़ते हैं। 4 मेन आइलैंड कौन से हैं, 4 मेन द्वीप कौन से हैं इस जापान के? वो 4 मेन द्वीप हैं होkkaido, होkkaido, होन्शु, होkkaido, होkkaido, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। होकैडो होकैडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। सर ये ऐसे क्यों लिखे हैं? इनको सेम सीक्वेंस में लिख देते। भाई लिख तो मैं देता, लेकिन कल को क्या होगा, ये 4 द्वीप देकर के आपसे पूछेगा इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, इनमें से इस सीक्वेंस में लगा दो 1 2 3 4 करके, फिर क्या होगा? तो भैया वो भी तो हमें पता होना चाहिए। तो इनको कैसे लिखना है? होकैडो, होन्शो, शिकोकू, क्यूशु। पहले लास्ट वाले दो, 3 4 1 2। होकैडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु आर द 4 मेन आइलैंड्स ऑफ जापान। ये 4 और जापान के द्वीप हैं। सबसे छोटा कौन सा है? शिकोकू। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। कहेगा जापान के सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या है? होन्शु है। तो होकैडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। अच्छा, ये जो जापान है, इसी जापान का जो न्यू ईयर फेस्टिवल है,
इसी जापान का जो न्यू ईयर फेस्टिवल है उसका नाम सोगास्तु है। इसी जापान का जो न्यू ईयर फेस्टिवल है उसका नाम सोगास्तु है। और जापान की कैपिटल की बात करूं तो वो टोक्यो है। जापान की कैपिटल की मैं बात करूं तो वो टोक्यो है। टोक्यो राजधानी हो गई जापान की, और ये जापान का फेस्टिवल हो गया। लिखो फटाफट, बात आई समझ में? सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा बता दो। मेरे भाई तुम्हें सत सत नमन है मेरी तरफ से। तुम्हें सत सत नमन है मेरी तरफ से। तुम क्लास से जोड़ो तो सही, इसको लिखो तो सही। पीडीएफ आपको हर क्लास के कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन होता है, वहां से मिल जाएगा। लेकिन पीडीएफ 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 ही चिल्लाते रहना। मुझे लगता है कि जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना उस समय पे भी तुम मैसेज कर रहे होंगे, सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। मेरे भाई निशब्द हो गया मैं इस समय पर। कैपिटल बोले तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब राजधानी होगा। कैपिटल बोले तो मतलब राजधानी होगा। है कैपिटल नहीं पता तुमको? सर याद करने की भी ट्रिक्स बता दीजिए। बहुत शानदार ट्रिक्स है मेरे पास, बताओ क्या याद करना है आपको। आपको जो भी चीज टफ लगती हो, जो भी चीज टफ लगती हो उसको याद करना हम आपको बताएंगे। बहुत आसान है। जो भी चीज टफ लगती है उसको 5 बार लिखना है। क्या करना है? 5 बार लिखना है। और 5 बार लिख करके जिस भी पेज पर लिखा है उस पेज को फाड़ के फेंक दो। फाड़ के फेंक करके उसको मिक्सी में पीस लो, और मिक्सी में पीस करके गर्म दूध में मिक्स करके पी के देखो तुम एक दिन रात को। इतनी शक्ति आ जाएगी, देखो तुम एक बार करके देखो। गर्म दूध में मिक्स कर लो उस पेज को, फिर देखो तुम रात को तुम उसको पी करके सोओगे, तुम्हें सुबह सुबह ऐसा एहसास होगा कि पता नहीं सब कुछ कैसे अपने आप याद हो गया है। इतनी बेइज्जती मत कीजिए। अच्छा भाई, तुम छोड़ो खैर। Which of the following writs is issued to prevent a person from performing an act in public to which he or she is not entitled? चलिए भाई, रिट्स की बात करते हैं। नया पेज लेना ही पड़ेगा। देखो भाई, ये हमारा प्यारा देश, इस देश में जो कुछ भी होता है वो इस किताब में लिखा है। इस किताब का नाम संविधान है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही कहा। मेरे प्यारे साथियों, हमारे देश में जो कुछ भी होता है, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस जैसे भी काम करते हैं, वो सारी बातें संविधान में लिखी हुई हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमारे देश की प्रशासन व्यवस्था को चलाया जाता है। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें कई सारे भाग बना रखे हैं। भाग वन में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, भाग टू में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। ऐसे ही एक भाग है इसका जिसको कहा जाता है पार्ट नंबर 3। क्या कहा जाता है? पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या करता है? नागरिकों को कुछ अधिकार प्रोवाइड करता है। पार्ट नंबर 3 में क्या है? पार्ट नंबर 3 में मेरे प्यारे साथियों फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं। मौलिक अधिकार इनको हिंदी में कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या हो जाता है? फंडामेंटल राइट्स का मतलब हो जाता है मौलिक अधिकार। और क्योंकि ये मौलिक अधिकार हैं, अच्छा आर्टिकल्स भी लिख लो। ये आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक है। आपके पास मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। कहां से लिए गए हैं ये भी लिख लो। टेकन फ्रॉम, अगर मैं कहूं इनको कहां से लिया गया है तो आप कहोगे सर इनको अमेरिका से लिया गया। टेकन फ्रॉम यूएसए। टेकन फ्रॉम में क्या लिखोगे मेरे भाई? टेकन फ्रॉम यूएसए, इनको अमेरिका से लिया गया। मैंने भी आपकी बात मान ली कि हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हो, इनको यूएसए से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। अच्छा एग्जैक्टली कितने हैं वो भी बता देता हूं। देखिए, जिस समय पर संविधान लागू हुआ था, कब? 1950 में। उस समय पर 7 फंडामेंटल राइट्स थे। फिर एक इनमें से हमारे बीच से चला गया, मतलब सरकार ने उसे हटा दिया। तो भैया एट प्रेजेंट कितने हैं? अभी हमारे पास कोई सीधा सीधा सा आंसर पूछे कि हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, तो भैया अभी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। क्या समझे? 7 हुआ करते थे, एक को हटा दिया गया, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। जिसको हटाया गया है वो संपत्ति का अधिकार था। आर्टिकल 31 में था, अब उसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। उसकी भी बात कभी ना कभी कर लेंगे। वो अब एक लीगल राइट। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है। उनका मैं हल्का हल्का सा बताता हूँ, ये करवाऊंगा किसी दिन फंडामेंटल राइट भी। अगर मैं हल्का हल्का सा बताऊं ऊपर ऊपर से, तो जैसे कि समानता की स्वतंत्रता, राइट टू इक्वलिटी है ना। समानता की स्वतंत्रता है आपके पास, फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी भी है।
या राइट टू इक्वलिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, ये समानता का अधिकार हो गया, ऐसे सिंपल सी भाषा में कहें तो। सरकार कोई भी कानून बनाएगी तो आपको समान समझेगी, आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलेगा, कोई जातिवाचक शब्दों का यूज नहीं करेगा, किसी को भी सरकार टाइटल नहीं देगी। भारत में किसी को भी सरकार घूमने से नहीं रोक सकती, भारत में किसी को संघ बनाने से नहीं रोक सकती, बोलने से, विचारों को व्यक्त करने से नहीं रोक सकती, न्यूज़पेपर में लिखने से नहीं रोक सकती, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के डालने से नहीं रोक सकती है, जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकती है, सरकार आपका शोषण होने से जो है रोकेगी। ये सारी चीजें दे रखी हैं, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। तो जो संविधान की किताब है उसमें ये सारे फंडामेंटल राइट्स लिखे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं कहना क्या चाहता हूं कि जो संविधान की किताब है उसमें ये सारे अधिकार लिखे हैं और इन्हीं सभी अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार कहा जाता है। मैंने ये बात आपकी मान ली है मेरे भाई। अगर मैं ऐसा कहूं कि ये अधिकार हमारे पास हैं, ये हैं अधिकार, 1 2 3 4 5 6, इनके फिर सब टाइप हैं, तो ये सारे बहुत सारे हैं, बहुत सारे यहाँ पर, ठीक है ना, समझ रहे हो आप। लेकिन ये बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है, तो इनमें जो जो लिखा है वो तो हम देख लेंगे, लेकिन ये तो सिर्फ इस किताब में लिखा है। अगर मान लीजिए ये कहता है कि आपको भारत में कहीं पर घूमने से नहीं रोका जाएगा, अगर रोका गया। ये कहता है कि पुलिस आपको 24 घंटे से ज्यादा लॉकअप में नहीं रख सकती है, पुलिस आपको 24 घंटे से ज्यादा लॉकअप में नहीं रख सकती है, लेकिन अगर पुलिस ने लॉकअप में रखा तो फिर क्या दिक्कत है। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास ये 6 फंडामेंटल राइट्स तो हैं, लेकिन अगर कोई इनका पालन ना करे, अगर कोई इन फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करे, क्या कहा, अगर कोई इन फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करे तो उस उल्लंघन को कौन रोकेगा। तो अगर कोई इन फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो उस उल्लंघन को रोकने के लिए भी एक मशीनरी है, और वो मशीनरी क्या है, वो मशीनरी आर्टिकल 32 है। और आर्टिकल 32 में क्या होती है, रिट्स, समझ गए। तो आर्टिकल 32 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स का। ये अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो उस उल्लंघन को रोकने का काम करता है। रेट्स है इसमें, रेट्स क्या होता है, कोर्ट की जो वार्निंग होती है, अगर कोई भी उल्लंघन हो रहा है, कोर्ट की वार्निंग उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या पर्सन या अथॉरिटी या स्टेट या इंस्टीट्यूशन को जाएगी, उसी को रिट कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर रिट्स की बात करें तो इसमें कितने प्रकार की रिट्स हैं, इसमें 5 प्रकार की रिट्स हैं, 5 टाइप्स की रिट्स हैं। और क्योंकि ये संविधान के राइट्स का प्रोटेक्शन करता है, इसी वजह से आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा एवं दिल। संविधान की आत्मा एवं दिल, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा एवं दिल कहा जाता है। मेरे भाई, इसमें जो ये 5 प्रकार की रिट्स हैं, इन्हीं में से एक रिट बताऊंगा मैं आपको। ये जो 5 प्रकार की, अच्छा, ये रिट कौन कौन इशू कर सकता है ये भी देख लो। ये रिट्स इशू कर सकता है एक तो सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कर सकता है अंडर आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट कर सकता है आर्टिकल 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 ये कहता है सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है, वो आदेश इशू कर सकता है। और आर्टिकल 226 ये कहता है कि हाई कोर्ट भी वो आदेश इशू कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, बात सुनना। तो ये जो 5 प्रकार की रिट्स हैं, इन्हीं में से एक रिट है जिसका नाम है क्यूओ वारंटो। मेरे भाई, जो ये क्यूओ वारंटो है, ये कहती है, मींस व्हाट एन अथॉरिटी और वारंट, अगर आप किसी चीज के लायक नहीं है फिर भी वो काम कर रहे हैं। मान लीजिए कोई एक ऐसी पोस्ट है जिसकी रिटायरमेंट एज 62 साल है, कोई एक ऐसी पोस्ट है जिसकी रिटायरमेंट एज 62 साल है, आपकी उम्र 64 साल हो गई फिर भी आप उसी पोस्ट पर बैठे हुए हो, तो कोर्ट आपसे पूछेगा कि, कोर्ट आपसे क्या कहेगा, भाई वो कौन सी अथॉरिटी या वारंट है जिसने तेरे को यहां बैठने की परमिशन दी, मीन्स नॉट एन अथॉरिटी और वारंट। तो जब आप किसी चीज के लायक नहीं है फिर भी उस पोस्ट पर बैठे हुए हैं, पब्लिक पोस्ट पर, तो उस केस में इशू होने वाली रिट कौन सी है, क्यू वारंटो है। आ जाओ अपने क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद पर, पब्लिक पोस्ट पर कोई ऐसा काम करने से रोकती है, कोई ऐसा काम करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कैपेबल नहीं है फिर भी वो करता है पब्लिक पोस्ट पर, तो फिर कौन सी रिट इशू होगी, क्यू वारंटो। सर्टिटरी होती है, मीन्स टू बी सर्टिफाइड।
जो है रिव्यू वगैरह के लिए। नेक्स्ट हेबियस कॉर्पस रिट इशू होती है अगर पुलिस आपको 24 घंटे से ज्यादा लॉकअप में रखती है उसके लिए। और प्रोहिबिशन होती है आपका जब नीचे वाला कोर्ट अपनी पावर से ज्यादा का यूज करता है तो ऊपर वाला कोर्ट उसको रोकता है, तो उसके लिए आपका जो है रिट इशू होती है। एक बच्चा कह रहा है हमारा 30 क्वेश्चन, नहीं 30 मिनट ओनली 5 क्वेश्चन हुआ है। तो मेरे भाई जहां पर तुझे 30 मिनट में 150 क्वेश्चन, 30 मिनट में 300 क्वेश्चन लगते हैं, तो वहां पर चला जा। अगर तेरे को ये 5 मिनट अगर देख भाई मुझे ऐसे बच्चों का, फिर वही वाली बात है, अगर तेरे को पढ़ने से मतलब होता तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को तू समझता, और ये पूरा कॉन्सेप्ट वाकई में 30 क्वेश्चन के लायक है अगर समझ में आ गया तो। और यदि सिर्फ ट्रिक करने वाली बात है तो मैं ऐसे टिक करते हुए चलता हूँ। लास्ट टाइम पर भैया मैं एक एक घंटे में 150 150 200 क्वेश्चन कराता हूँ, 200 क्वेश्चन भाई, 200 क्वेश्चन करवाए मैंने एक एक घंटे में समझाते हुए, वो भी। अगर 30, क्या कहूँ मैं तुझे, वो हमारे बालक ही कह देंगे। अबे सब हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रहा है नालायकों, ये पागलों वाले काम मत किया करो। हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रहा है जब सब कुछ। ठीक है, आ जाओ। ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है ना आपको, ये 30 से ज्यादा की ही है, दिक्कत ना लेना जिस प्रकार से आपको समझाया है। कई बार मुझे हंसी आती है इन बच्चों के ऊपर, कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि ये पता है, रटंत विद्या फलंत नाही, एक हमारे पूर्वज कहते थे ना कि रटंत विद्या फलंत नाही, इतना रटोगे और कब तक रटोगे, इससे बेहतर है चीजों को समझो। लेकिन उसके लिए तो थोड़ा सा फिर पेशेंस होना चाहिए ना। विद रेफरेंस टू एबंडेंट एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारा गोला है, ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ की ये जो क्रस्ट है, ये बाहर वाली लेयर है, इसी को क्रस्ट कहा जाता है, कभी पढ़ेंगे इंटीरियर स्ट्रक्चर पूरा। आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, मोस्ट अबंडेंट मेटल, मोस्ट अबंडेंट मेटल पूछा है आपसे। तो मेरे भाई बताओ जरा, देखो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, मेरे भाई अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन के बाद जो मोस्ट एबंडेंट मेटल है उसको बोलते हैं एल्युमिनियम। क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम। तो ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन के बाद में अगर कोई मोस्ट अबंडेंट मेटल है तो वो एल्युमिनियम है, और इसमें ऑप्शन भैया वही दिख रहा है। आंसर हमारा एल्युमिनियम चला जाएगा, आंसर हमारा एल्युमिनियम चला जाएगा। तो इसमें एल्युमिनियम ही दिख रहा है और एल्युमिनियम ही हमारा सही उत्तर चला जाएगा। समझ गए बात को? चलें आगे, आ जाओ फिर, एल्युमिनियम लिख लो। नेक्स्ट, तो जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना उसी समय पेन चलते रहना चाहिए। जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना उसी समय देखो सामने और लिखते रहो, जैसे नहीं वो टाइपिस्ट टाइपिंग करते रहते हैं, उसी प्रकार से आपका भी पेन चलना चाहिए। देखो जरा नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वीमेन इन मेडिसिन? लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वीमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है? ये है भैया कविता राव। कौन है? कविता राव। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर बॉय जाएगा। जो कविता राव है यही सही उत्तर है, जो कविता राव है यही सही उत्तर है। अरे नालायक, मैंने यहाँ पर ये हाईलाइट क्यों करवाया है कि इसने मेटल पूछा है, और मेटल में आंसर एल्युमिनियम जाएगा। लेकिन जब एबंडेंस की बात आएगी तो एबंडेंस में ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद में एल्युमिनियम ही आता है। तो एबंडेंस में क्या लगाओगे? अगर मान लो इसने ये ना पूछा होता, ये मेटल भी ना यूज किया होता, और यहाँ पर पूछ लिया था मोस्ट एबंडेंट, यहाँ ऑक्सीजन भी ऑप्शन में दिया होता, तो फिर तुम क्या टिक करते? थोड़ा सा इस बुद्धि को चला लो मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बालकों, गुड्डा गुड़ियाओ, अरे मेरे गुड्डो, सुन लो मेरी बात। थोड़ी सी बुद्धि को चला लो इसको, कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इसको हटा दे और यहाँ पर ऑक्सीजन ऑप्शन में डाल दे तो फिर भी क्या आप जो है एल्युमिनियम को टिक कर पाओगे? तो वो एलिमेंट जब पूछता है तो उसमें क्या टिक करोगे? मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट में, तो फिर ऑक्सीजन करोगे या नहीं करोगे? चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, मजा आता है कभी कभी आपकी बातों पर। Of the Constitution of India provides that no discrimination can be made against a citizen grounds of only race, religion, caste, place of birth or any of them. भाई देखो इसने 4 आर्टिकल दिए हैं और इन चारों में से आपसे पूछ रहा है कि
नस्ल, धर्म, जाति, जन्म स्थान, इनमें से किसके आधार पर भेदभाव नहीं होता है? इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? देखिए, हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। आर्टिकल नंबर जो 17 है, ये क्या कहता है, पहले ये सुनिए। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन। क्या कहता है? कि किसी भी व्यक्ति को जाति के नाम से संबोधित नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को जाति के नाम से संबोधित नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन, किसी भी व्यक्ति को जाति के नाम से संबोधित नहीं किया जाएगा, ये तो है 17, तो ये तो है नहीं। भैया आर्टिकल 19 क्या है? 6 बेसिक राइट्स देता है, और उन बेसिक राइट्स में क्या क्या होता है? जैसे बोलने की एवं विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं पर भी संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के अंदर कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता, आपको कहीं पर भी रहने की स्वतंत्रता, और किसी भी प्रोफेशन को अपनाने की स्वतंत्रता। ये 6 बेसिक राइट्स देता है आपका आर्टिकल 19। तो ये भी नहीं है। अगर मैं 16 की बात करूं, तो ये जो जॉब्स होती है ना, गवर्नमेंट जॉब्स, इन जॉब्स में समानता मिलेगी। किसमें? गवर्नमेंट जॉब में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, समान अवसर मिलेगा। समानता को भी छोड़ो, समान अवसर कर लो, समान अवसर मिलेगा। जो ये गवर्नमेंट जॉब होती है मेरे प्यारे साथियों, इन गवर्नमेंट जॉब में सभी को समान अवसर मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब में सभी को समान अवसर मिलेगा, ये कहता है आर्टिकल नंबर 16। और आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, क्या कहता है? कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहां पर नहीं किया जाएगा? पब्लिक प्लेसेस पर। पब्लिक प्लेसेस यानी कि रोड हो गया, यानी कि वेल्स हो गया, यानी कि सिनेमा हॉल हो गया, यानी कि हॉस्पिटल हो गया, गार्डन हो गया, ईटीसी। तो जितने भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहां पर ना सरकार भेदभाव करेगी, ना ही कोई, सरकार तो खैर कहीं भी नहीं करेगी, और पब्लिक प्लेसेस पर ना सरकार करेगी ना सिटीजन करेगा। किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन आया था कुछ दिन पहले एसएससी के एग्जाम में, शायद सीजीएल का था, कि एक महिला मूवी देखने के लिए जाती है। क्या कहा? कि एक महिला मूवी देखने के लिए जाती है, और उसने देखा कि उससे जस्ट आगे वाली सीट पर उस महिला की मेड बैठी हुई है। महिला ने अपनी मेड को सिनेमा हॉल से बाहर जाने के लिए कहा। तो वो कौन सा फंडामेंटल राइट है जो उस मेड को उसी हॉल में बैठे रहने का अधिकार प्रोवाइड करता है? तो भैया पब्लिक प्लेसेस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आर्टिकल 15 कहता है नहीं होगा। तो आर्टिकल 15 कहता है कि भैया मेड भी उसी हॉल में रहेगी, ये महिला उस मेड को बाहर नहीं निकाल सकती है। तो ये भी आपसे पूछता है। प्यारे बच्चों, आंसर ऑप्शन नंबर बी गया। करो टिक। बिना भेदभाव के ओबीसी एससी एसटी है सर। अरे नालायक। चलो इसका भी जवाब दूंगा कभी किसी दिन, क्लास जब बनेगी ना, समय ज्यादा होगा, उस दिन इस बात का भी जवाब देंगे। उसके लिए एक्चुअली पता है क्या है, जैसे अगर वाकई में आपको एक बहुत अच्छा नॉलेजेबल पर्सन बनना होता है, तो आपको कम से कम एक बार सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहिए जीवन में। लेकिन समस्या इस बात की है कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए जाते हो, तो बहुत बड़े अमाउंट में फीस आपको देनी पड़ती है। मुझे एग्जैक्टली तो फिर सबकी अलग अलग है, लेकिन फिर भी 2-2.5 लाख रुपए तो नॉर्मल फीस होती है। तो वो हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में आजकल बहुत चीजें आसान है। 300-300 400 रुपए में आपको सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे ना करे, हर व्यक्ति को, भारत के को, जिससे भी अच्छा लगता हो, जिससे भी अच्छा लगता हो, या तो एजुकेशन सिस्टम में ही ऐड करवा देना चाहिए। एटलीस्ट जैसे कि अपने कानूनों का ज्ञान होना चाहिए, अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, अपने भारत के इतिहास का पता होना चाहिए। ये दो सब्जेक्ट, बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री, भाई ये दो सब्जेक्ट छोड़ो यार, जिसने अपनी इच्छा से पढ़ना है वो तो डिटेल में भी पढ़ सकता है। लेकिन हर एक व्यक्ति को इतना सब पता होना चाहिए, बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री, ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानने के लिए। जो आप ये कमेंट करते हो, हाँ, ये जो आप कमेंट करते हो ना कि सर ये क्या है वो क्या है, तो ये सारी चीजें आपको पता लगती हैं। तो इसमें मान लो प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट चल रहा है, अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस बताने बैठूं 20 20 मिनट 25 मिनट, उसमें ऐसे ही निकल जाए। कई बार रिजर्वेशन बात करते हैं हम, कि सर रिजर्वेशन जो है ना, मैं कभी भी बच्चों से पूछता हूँ क्या रिजर्वेशन सही है, बच्चे कहते हैं बिल्कुल गलत है। सर रिजर्वेशन कैसे देना चाहिए, बच्चे कहते हैं सर रिजर्वेशन ऐसे नहीं देना चाहिए जाति के नाम पर, रिजर्वेशन देना चाहिए गरीबी के आधार पर, जो लोग गरीब हैं उनको रिजर्वेशन दे दो।
मेरे भाई क्या रिजर्वेशन गरीबी दूर करने की स्कीम है? क्या जहां जहां रिजर्वेशन जाता है वहां वहां पॉवर्टी लाइन खत्म हो जाती है? क्या वहां के लोग अमीर हो जाते हैं? क्या वहां के लोगों के पास पैसा आ जाता है? क्या वहां के लोगों का रहन सहन, न्यूट्रिशन का लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब कुछ चेंज हो जाता है? क्या रिजर्वेशन से गरीबी दूर होती है? रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये बहुत सारी चीजें हैं। एक व्यक्ति को अगर वाकई में ये सारी चीजों को समझना है तो एक बार उसको किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। और यदि नहीं भी कर पाता तो कुछ बेसिक्स तो एटलीस्ट इतिहास के और अपने पॉलिटी के पढ़ने ही चाहिए। 7 बजे होती है। चलो नेक्स्ट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। थोड़ा सा स्पीड में कर लो वरना फिर कल की तरह 20 ही हो पाएंगे। 25 क्वेश्चंस करने हैं हमें। 25 क्वेश्चंस करने हैं तो थोड़ा सा स्पीड में करते हैं, ठीक है ना? तो सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये तो आप सभी को पता है, कोशिका का पावर हाउस। पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है? पीएच की अगर मैं बात करूं तो 0 से लेकर के ये मात्रा आपको 14 तक देखने को मिलेगी। 0 से लेकर के 14 तक देखने को मिलेगी। यहाँ पर होता है 7। अगर हम 7 की बात करें तो जो 7 होता है वो होता है न्यूट्रल। 7 क्या होता है? 7 होता है मेरे भाई न्यूट्रल। और 7 से अगर इस साइड में बात करें, नीचे की साइड में, 7 से नीचे की साइड में बात करें तो ये एसिडिक होता है और ये भैया बेसिक होता है 7 से ऊपर की साइड में। तो आपसे क्या पूछा है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा? तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7 होगा। क्या कहा? न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो पीएच होगा वो 7 होगा। ठीक है। और आज आशा करता हूं कि कोई एरर नहीं होगी इस जो एग्जाम डेट में, ठीक है? वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है। नेक्स्ट। जाट जाटन कहाँ का फेमस फोक डांस है? मेरे भाई जाट जाटन की बात करें तो एक्चुअली ये एक लव स्टोरी है, जाट की और जाटन की। जाट की और जाटन की जो प्रेम कथा है, ये कहाँ का फेमस पॉपुलर फोक डांस है? ये कहाँ का फेमस पॉपुलर लोक नृत्य है? तो ये कहाँ का लोक नृत्य है मेरे भाई? जाट जाटन इज द फेमस लोक नृत्य ऑफ बिहार। कहाँ का है? बिहार का। तो जाट जाटन इज द फेमस लोक नृत्य ऑफ बिहार। ठीक है। कहाँ का है? बिहार का, लिखो। तो जाट जाटन इज द फेमस लोक नृत्य ऑफ बिहार। अगला देखो। ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की ऐसा यूनिट क्या है? देखो, लेंथ को किस में नाप सकते हैं? लेंथ को भैया चाहे तो सेंटीमीटर में नापो, चाहे इंच में नापो, चाहे मीटर में नापो, चाहे आपका फुट में नापो, चाहे किलोमीटर में नापो, चाहे गज में नापो। ये आप किसी भी चीज में, कोस में नाप सकते हो, मील में नाप सकते हो। लेकिन इसकी जो ऐसा यूनिट है मेरे भाई वो कितनी है? वो क्या है? मीटर है। तो लेंथ की जो ऐसा यूनिट है वो कितनी है? वो भाई मीटर है। ऑप्शन नंबर ए है। ये एनटीपीसी के क्वेश्चन आ गए। अब आरआरबी एनटीपीसी 2022 का ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो। अगला देखो भाई, अगला। In Vaishali, the second Buddhist council was conducted by ऋषुरी रिरी। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का संचालन ऋषुरी रिरी ने किया था। अच्छा, इसका हेड कौन था? आपसे ये पूछ रहा है कि वैशाली में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके द्वारा आयोजित की गई थी? 383 बीसी में, 383 बीसी में ये जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी ये बेसिकली जो है कालाशोक के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट वाली की बात करूं, जो फर्स्ट थी और जो सेकंड थी, फर्स्ट वाली कहाँ पर हुई थी? फर्स्ट वाली राजगृह में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। और दूसरी वाली कहाँ हुई थी? वैशाली में। फर्स्ट वाली राजगृह में हुई थी, दूसरी वाली वैशाली में। फर्स्ट वाली जो हुई थी उस समय पे कौन था? अजात शत्रु। कौन था? अजात शत्रु। शत्रु। अजात शत्रु। और दूसरी वाली जो हुई थी उस समय पे कौन था? कालाशोक। कालाशोक। दूसरी वाली के समय पर कालाशोक था, तो आंसर क्या हो जाएगा? कालाशोक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे भाई, प्रश्न संख्या से 14। क्यूरोशियो करंट क्या होती है? इसी को जापान करंट भी कहा जाता है, इसी को ब्लैक करंट भी कहा जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को जापान करंट भी बोलते हैं। जापान करंट, जापान के निकट से बहती है। या फिर इसी को ब्लैक करंट भी कहते हैं। और जापान के निकट से बहती है। और अगर जापान की बात करें तो जापान कौन से ओशियन में है? प्रशांत महासागर में। क्योंकि जापान के बगल में ही क्या पड़ता है? जापान के बगल में ही क्या पड़ता है? मरियाना ट्रेंच। और पृथ्वी की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? सबसे गहरी खाई कौन सी है?
समुद्र के अंदर जो खाई होती है उसको ट्रेंच कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे गहरी ट्रेंच कौन सी है? मरियाना ट्रेंच। और मरियाना ट्रेंच भैया जापान के निकट ही है, प्रशांत महासागर में। इसका मतलब क्या है? ये पैसिफिक ओशन में पड़ता है। पैसिफिक ओशन में। तो क्यूरोशियो करंट कहाँ पर हो जाएगी? पैसिफिक ओशन में हो जाएगी, जिसको जापान करंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखो भाई, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ, आर्टिकल 54 में आता है। अनुच्छेद 124 अनुच्छेद 54 में 54 में आता है। तो राष्ट्रपति के लिए कौन कौन वोट डालता है? लोकसभा वोट डालती है, राज्यसभा वोट डालती है, और राज्य की विधानसभा वोट डालती है। और इन तीनों के कौन से मेंबर वोट डालते हैं? इलेक्टेड। कौन से मेंबर वोट डालते हैं? इलेक्टेड। इलेक्टेड सदस्य वोट डालते हैं किसके? लोकसभा के, राज्यसभा के, और राज्यों के चाचा विधायक। लोकसभा मतलब सांसद, राज्यसभा मतलब सांसद, और विधानसभा का मतलब क्या होता है? विधानसभा का मतलब है राज्यों की विधानसभा, जो राज्यों में चाचा विधायक है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही बात है। पार्लियामेंट के दोनों सदन कौन कौन से हैं? पार्लियामेंट के दोनों सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही वोट डाल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके इलेक्टेड सदस्य हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, बिल्कुल, राज्यों के जो चाचा विधायक हैं वो भी वोट डालते हैं। तो केंद्र सरकार में जो लोकसभा और राज्यसभा है, दोनों हाउस, वो वोट डालते हैं, और राज्यों के चाचा विधायक वोट डालते हैं, लेकिन ये सारे कौन से? इलेक्टेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसका मतलब आंसर कौन सा गया? 1 and 2 बोथ गया। इसका मतलब आंसर कौन सा गया? आंसर तो भाई 1 and 2 बोथ गया। 1 and 2 दोनों ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए आप बात को? बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट देखिए अगला। अगला देखिए अगला। कुछ लोग पता नहीं क्यों इतना लेट आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्या हुआ? इतना लेट कैसे हो गए आप? विच इंडियन स्टेट हैज अगरतला एज इट्स कैपिटल? अगरतला की किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की। अगरतला किसकी राजधानी है? अगरतला इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। भाई ये कैपिटल्स भी मुझे करानी पड़ेंगी क्या? है, ये वाली उम्मीद नहीं करी है मैंने आपसे। आप होमवर्क लिखो, सारी कैपिटल्स लिखोगे बिना देखे। अरे राज्यों के नाम भी बिना देखे लिखोगे। देखो जरा होमवर्क, जितने भी स्टेट्स हैं इन सब, क्योंकि अभी तो मैं आपको गवर्नर भी, सीएम भी सब याद करवाऊंगा। तो जितने भी स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स के नाम आप बिना देखे लिखोगे, बिना देखे। शुरू करना ऊपर से, जम्मू कश्मीर से लेकर के, चाहे स्टेट्स हो चाहे यूनियन टेरिटरी, सारे ही लिखने हैं। कितने हैं भैया? ये 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी। इन सब के नाम लिखोगे, और फिर भैया इन सब की राजधानी लिखोगे। और ये आपको बिना देखे करना है, ये वाला काम। अगर किसी को नहीं आती है तो पहले देख ले, पहले पढ़ ले, फिर बिना देखे इस चीज को लिखे। तो राज्य और राजधानी आज आप सारे लिख लेना, ठीक है ना? आ जाओ, तो ये हो गया आपका त्रिपुरा। अगले की बात करूं, व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? पानीपत का पहला युद्ध, ये तो कल बात करी थी हमने। बताओ, अब बताओ। आने लग गए ना आज से क्वेश्चन। कल हमने बात करी थी ना पानीपत। कल पूछा था कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। और जब मुगल वंश के संस्थापक की बात आई थी तो मैंने ये कहा था कि 1526 में एक लड़ाई हुई थी, जिसको बोला जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। क्या कहा जाता है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला युद्ध। क्या कहा जाता है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि पानीपत का, पानीपत का पहला युद्ध। मेरे प्यारे बच्चों, जो इसको पानीपत का पहला युद्ध कहा जाता है, किस किस के बीच हुआ था? एक तरफ तो भैया बाबर था, और एक तरफ दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक इब्राहिम लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, और फिर इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का आखिरी शासक, तीसरा शासक यही था। दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक था, जिसमें बाबर जीत गया था और ये इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और बाबर ने जीत करके मुगल वंश की शुरुआत कर दी थी। आंसर क्या हो गया? 1526। 21 अप्रैल 1526 वो आपका जो है डेट थी। 21 अप्रैल 1526। समझ गए बात को? आ जाइए जरा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन? अब तक जिसे हम जानते हैं, हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा? डायमंड है क्या कहीं ऑप्शन में? हीरा है, बिल्कुल सही कहा। अब तक जिसे हम जानते हैं उसमें हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा हो गया? हीरा हो गया, ये सही उत्तर है। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे भैया एग्जाम है जो ऑलरेडी आपसे पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप बस उड़ाते चलो और इनसे संबंधित जो फैक्चुअल चीजें हैं उनको समझते चलो। नेक्स्ट देखो भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज निकनेम्ड एज सिटी ऑफ जॉय? सिटी ऑफ जॉय, जॉय का शहर किसे कहा जाता है? तो भैया सिटी ऑफ जॉय तो कोलकाता को कहा जाता है। सिटी ऑफ जॉय तो किसको कहा जाता है? ये तो कोलकाता को कहा जाता है। तो कोलकाता इज नोन एज द सिटी ऑफ जॉय।
आंसर नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया सिटी ऑफ जॉय कोलकाता हो गया। नेक्स्ट देखेंगे अगला। अच्छा, सुबह मुदगल इज एसोसिएटेड विद, सुबह मुदगल क्या है बताओ जरा, कौन से क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित हैं ये? सुबह मुदगल क्लासिकल अच्छा, ये तो उसमें करवाया था मैंने जीडी में। चलो आपको भी करवाएंगे सारा, आपको भी करवाएंगे सारा। सुबह मुदगल इज रिलेटेड विद हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक किससे है? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से है। सर वो दूसरी जगह से क्लास देख कर रहे हैं, रेलवे क्लास का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? भाई इसी क्लास के एंड में मिलेगा भाई, क्लास के एंड में जो कमेंट बॉक्स है वहां पर एक लिंक पिन हो जाएगा, क्लास खत्म होने के आधे घंटे के अंदर ऑलमोस्ट वो हो जाता है, वहीं पर आपको पीडीएफ देखने को मिलता है। आ जाओ नेक्स्ट देखो नेक्स्ट। अगले क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू द लोकसभा एंड राज्यसभा? अच्छा देखो, ये क्वेश्चन था भाई मई 2019 में, उस समय पर आंसर कुछ और जाना था, अब आंसर कुछ और जाएगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट जिसे कि संसद कहा जाता है, पार्लियामेंट जिसे कि संसद कहा जाता है, और मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं संसद की बात करूं तो यहाँ पर दो हाउस होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। अगर यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट करने की बात की जाए तो प्रेसिडेंट कितने लोगों को नॉमिनेट करता है? तो प्रेसिडेंट यहाँ पर जो नॉमिनेट करता है, वो पहले जो करता था वो 2 को करता था और 12 को करता था, लेकिन अब ये वाले प्रोविजंस खत्म हो गया, अब 0 करता है लोकसभा में और 12 करता है राज्यसभा में। फिलहाल के हिसाब से हम इसका आंसर 12 करेंगे। अगर यही 2019 में पूछा गया था तो 2019 में इसका आंसर क्या होना था? 2 + 12 इज इक्वल टू 14 होना था। तो 2019 में जब आप इसका आंसर देखेंगे, जब आप इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा 14, 2019 में। लेकिन आज के हिसाब से, क्योंकि 2019 में ही इन दो एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया था, तो आज के हिसाब से इसका आंसर क्या जाएगा? आज के हिसाब से इसका आंसर 12 जाएगा। आज के हिसाब से इसका आंसर 12 जाने वाला है। क्लियर है? आ जाओ जरा नेक्स्ट। व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट? नॉर्मल पल्स रेट क्या होता है भैया? 72 होता है ना, 72 पल्सेस, 72। अब ये तो ऑप्शन नहीं दे रखा, लेकिन भैया ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, 70 से 80 के बीच में ही तो आएगा 72। तो नॉर्मल पल्स रेट किसके बीच में आएगा? नॉर्मल पल्स रेट जो है भैया 70 से 80 बीट्स पर मिनट, क्या कहा? 70 से 80 बीट्स पर मिनट, एवरेजन 72 निकल करके आती है, लेकिन 70 से 80 बीट्स पर मिनट नॉर्मल पल्स रेट आएगा हमारा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ड्राई आइस? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई आइस कहा जाता है, कहीं है? ये रहा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई आइस कहा जाता है। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसी को ड्राई आइस कहा जाता है, सॉलिड CO2। क्या कहा? जो सॉलिड CO2 होती है इसी को ड्राई आइस कहा जाता है। समझ गए आप बात को? नेक्स्ट देखो अगला, अगला क्या है मेरे भाई? अगला है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉमनली यूज्ड टूथपेस्ट? कॉमनली यूज्ड टूथपेस्ट का नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, एसिडिक होता है, ऑल ऑफ द एबव्स, ऑल ऑफ द ऑप्शंस सारा ही सही है, और बेसिक। भैया सारा कैसे होगा? या तो न्यूट्रल होगा, या तो एसिडिक होगा, या तो बेसिक होगा, इसका मतलब ये वाला तो आंसर नहीं है। 3 ऑप्शन है भैया देखो, 25% परेशानी खत्म कर दी मैंने आपकी, और भैया आपके पास अब 3 ऑप्शन है, और इन 3 ऑप्शंस के आंसर दे दो, क्या होता है? हाँ, कुछ बच्चे आंसर डी कर रहे हैं। अच्छा, ज्यादातर बच्चे आंसर डी कर रहे हैं, कुछ सी भी कर रहे हैं, ओ हो, कुछ ए भी कर रहे हैं। मेरे भाई ये बेसिक होता है, टूथपेस्ट का जो नेचर होता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉमनली यूज्ड, कुछ स्पेशल अगर आप लेकर के आते हो, आपके दिमाग दिमाग कह रहा हूँ, दांत में समस्या है, बात अलग है, लेकिन जो कॉमनली यूज्ड टूथपेस्ट होते हैं उन सभी का नेचर बेसिक होता है। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न क्या है? विच पॉलिटिकल लीडर वॉज पॉपुलरली नोन एज चाचा? चाचा के नाम से किस लीडर को जाना जाता है? तो मेरे भाई चाचा के नाम से तो जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है, चाचा जवाहरलाल नेहरू। क्या कहा? चाचा जवाहरलाल नेहरू, चाचा जवाहरलाल नेहरू, चाचा जवाहरलाल नेहरू। और हैं क्या क्वेश्चन? अच्छा हैं, 27 हैं। ओके, चलिए तो चाचा चाचा के नाम से किसको जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू को।
नेक्स्ट है भैया, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी वुड यू फाइंड द स्मॉलेस्ट बोन? सबसे छोटी बोन कहाँ होती है? कान की। कौन सी है? स्टेपीज। सबसे छोटी बोन बोन जो है वो कौन सी है? वो कान में होती है। क्या नाम है? स्टेपीज। सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? कान की हड्डी स्टेपीज कहलाती है। सबसे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? कान की हड्डी होती है, जो कि स्टेपीज कहलाती है। ये भी आपने देख लिया। और अब हम चलेंगे आज की क्लास के आखिरी प्रश्न की तरफ। क्या कहा? कि अब हम चलेंगे आज की क्लास के आखिरी प्रश्न की तरफ, और वो ये है, द मून रिवॉल्व्स। अच्छा, मून किसका चक्कर लगाता है? चंदा मामा किसके चक्कर लगाता है? ये हमारी पृथ्वी है, तो इसी पृथ्वी के चक्कर कौन लगा रहा है? इसी पृथ्वी के चक्कर मून लगा रहा है। तो मून रिवॉल्व्स along द अर्थ। मून रिवॉल्व्स along विद द अर्थ। कहाँ है अर्थ? ये रही। चंदा मामा किसके चक्कर लगाता है? पृथ्वी के। तो मून रिवॉल्व्स अराउंड द सेलेस्टियल, अराउंड विच सेलेस्टियल बॉडी? तो मून, चंदा मामा किसके चक्कर लगाता है? अर्थ के। और अर्थ किसके चक्कर लगाती है? सूरज के। चंदा मामा अर्थ के लगाता है और अर्थ लगाती है सूरज के। तो मून रिवॉल्व्स अराउंड द सेलेस्टियल बॉडी अर्थ। और ये आपकी आंसर की है। जिसमें से कि एक आंसर इसमें गलत लगा रखा है शायद, तो हम आपको बताते हैं। ये इसका आंसर क्या है? 7 है, मतलब सी है इसका आंसर। 10th का आंसर क्या है? सी है। और यहाँ पर 10th का आंसर जो होगा ना, वो बी का है। तो हम इसका आंसर सी कर देते हैं। 10th का आंसर क्या होगा? 10th का आंसर भैया सी हो जाएगा। ब्लैक से ही कर दें इसको। 10th का आंसर भैया आपका सी हो जाएगा। सी। देखो अब इसको बढ़िया सी कर देते हैं। 10th का आंसर सी है। ठीक है, समझ के बात को। ये आपकी आंसर की होगी, और यहाँ तक आप रखते हैं। आशा करता हूँ कि मॉक टेस्ट नंबर 3 था, मजा आया होगा। देखो, कम से कम क्वेश्चन 50 रखने हैं, 30 रखने हैं, 20 रखने हैं, ये सब मत बताओ। मैंने 25 क्वेश्चन का टारगेट रखा है। मैं 50 रख लूंगा, मैं 100 भी रख लूंगा, उसमें कोई फायदा नहीं है भाई। तो मैंने 25 क्वेश्चंस का टारगेट रखा है, उसको उतना ही रहने दो। आपको बहुत सारी चीजें, उसको मैं 50 से ज्यादा करवा दूंगा, 25 में क्यों दिक्कत लेते हो? ठीक है, समय उतना ही लगना है, तो टेंशन ना लो। आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।